नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल टेल्स बाय यशु पर। यहाँ पर आपको मिलेंगी अनोखी और रोचक कहानियाँ। अगर आपको हमारी कहानियाँ पसंद आती हैं तो कृपया करके हमारी वीडियो को लाइक करें, इसको अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो कृपया करके सब्सक्राइब करें। आपका हमारे चैनल पर विजिट करने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। चलिए आज की कहानी का सफर शुरू करते हैं। पिछले एपिसोड में हम सब ने सुना था कि यहाँ पर किंग के पैलेस में यहाँ पर अब जोर जोर से अलार्म बजने लग जाता है, जिसे अलार्म को सुनने के बाद अब यहाँ पर किंग अपने स्टैचू से कहकर सभी के कमरों में अनाउंस करवा देते हैं कि सभी एक बार अपनी अपनी ईमेल्स को चेक करें। यहाँ पर किंग के कहे अनुसार अनिका ने भी अपनी सारे ही ईमेल्स को चेक कर लिया था, लेकिन कुछ देर सोचने के बाद अब वो यहाँ पर अपनी महारानी वाली ईमेल को भी चेक करती है तो उसे यहाँ पर भाग्य से ही का मैसेज मिलता है। इसलिए अनिका अब जल्दी से अपने कबर्ड में से महारानी के जैसे दिखने वाली एक आउटफिट को पहनती है और अब वो यहाँ पर अपने कमरे से बाहर चली जा और वो बाथरूम के रास्ते से यहाँ से एक दरवाजे को नॉक करने लगती है। कुछ ही देर के बाद जब दरवाजा खुला तो सामने रोहित को देखकर अब अनिका कहती है, मिस्टर मारवा, मुझे अभी के अभी यहाँ से जाना होगा। अनिका की इस बात पर रोहित कहता है, क्या क्या बात है अनिका, सब ठीक तो है ना? मेरा मतलब है कि मैं तुम्हारे साथ चलूं। रोहित की इस बात पर अनिका कहती है, नहीं मिस्टर मारवा, सब कुछ ठीक है और एक बात, मैं सब कुछ संभाल लूंगी, आप मेरी चिंता बिल्कुल भी मत कीजिएगा, मैं बस आपको इन्फॉर्म कर रही थी। इस बात पर अब रोहित कहता है, तुम फाउंडेशन डे से पहले तो यहाँ पर आ जाओगी ना अनिका। वो क्या है ना कि राजमहल में फाउंडेशन डे भी आ रहा है। मुझे अच्छी तरह से पता है कि तुम्हें वो याद होगा, लेकिन मैं बस तुम्हें एक बार और याद दिला रहा था। अब यहाँ पर रोहित की इस बात को सुनकर अब अनिका कहती है, मिस्टर मारवा, मैं कोशिश करूंगी, मेरे ख्याल से अब मुझे निकलना होगा। अनिका की इस बात पर अब रोहित कहता है, ठीक है अनिका, लेकिन तुम अपना ख्याल रखना। इस बात पर अब अनिका भी कहती है, आप भी अपना ध्यान रखना। और ये कहते हुए अनिका अब अपने रूम की बालकनी में चली जाती है। वहां जाने के बाद अब अनिका कुछ आवाजें निकालने लगती है। इधर कुछ ही देर में वहां पर अब एक जिएंट ईगल आ जाता है और अब वो यहाँ पर अनिका की बालकनी में आकर बैठ जाता है। इधर जैसे वो जिएंट ईगल वहां पर आता है तो अब अनिका उसके साथ अब आई कांटेक्ट करने लगती है। अब कुछ देर तक उस जिएंट ईगल से बात करने के बाद अब अनिका अपनी पॉकेट से एक पट्टी को निकालकर अब वो इस पट्टी को अपनी आंखों के ऊपर बांध लेती है और अब वो वहां पर खड़ी हो जाती है, क्योंकि अनिका यहाँ पर किंग ने जो रूल बनाए थे उन्हें बिल्कुल भी नहीं तोड़ सकती थी। और इधर वो जिएंट ईगल अब अनिका के ऊपर आ जाता है और अनिका अब अपने हाथ को उसके पंजों में फंसा लेती है और वो वहां से बाहर की तरफ जाने लगती है। तो वहीं रोहित अब अपने रूम में खड़ा बस यही सोच रहा था, सब ठीक तो है ना? मैं उम्मीद करता हूँ कि सब कुछ ठीक हो। इधर रोहित अपनी ही सोच में था कि तभी उसके रूम में इंस्टॉल एक स्टैचू ने कहा, कवीना निका, राजमाता इज कॉलिंग यू। अब यहाँ पर इस स्टैचू की ये बात सुनते ही अब रोहित कहता है, लगता है कि अनिका ने इस मैसेज को सुना नहीं है, तभी तो वो यहाँ से चली गई। इसका एक काम करता हूँ, मैं खुद ही उन्हें जाकर मिल लेता हूँ, आखिर वो अनिका से क्या कहना चाहती थी। यही सोचकर रोहित अब अपने रूम से बाहर निकलकर अब वो रानी अवंतिका से मिलने के लिए अब किंग के रूम की तरफ जाने लगता है, क्योंकि रोहित को अच्छी तरह से पता था कि रानी अवंतिका मोस्टली वहाँ पर लैब में रहती थी, क्योंकि वहाँ पर स्वाति मल्होत्रा भी थी। इसलिए तो इधर कुछ ही देर के बाद वो जैसे ही उस रूम में जाता है तो वो यहाँ पर किंग के रूम को नॉक करने लगता है। इधर कुछ ही देर के बाद जब सामने से रूम खुला तो सामने रानी अवंतिका को देखकर अब रोहित कहता है, राजमाता, वो आप अनिका को बुला रही थी। अनिका को वो क्या है ना, कुछ जरूरी काम था, इसलिए अनिका तो अभी यहाँ से चली गई है। मैं बस आपको ये बताने के लिए आया था। रोहित की इस बात को सुनकर अब अवंतिका कहती है, क्या महारानी को कोई काम था? इस बात का जवाब देते हुए रोहित ने कहा, हाँ उन्हें काम था। वैसे आपको क्या काम था अनिका से? रोहित की इस बात को सुनकर अब अवंतिका कहती है, वो आप नहीं कर सकते हैं, वैसे स्वाति यहाँ पर है ना? इस बात पर अब रोहित कहता है, मेरे ख्याल से अभी तो है, वैसे आपकी अब तक की बातों से मुझे इतना ही पता चल गया है कि आपको इस वक्त एक डॉक्टर की सख्त जरूरत है,
क्योंकि यहाँ पर अब वो डॉक्टर हैं। वैसे आप नानी माँ से बात कर सकती हैं। इस बात पर अब अवंतिका कहती है, आपकी नानी माँ ने मना कर दिया है, क्योंकि हमने पहले उन्हीं से हेल्प मांगी थी, लेकिन आपकी नानी माँ ने हमारी हेल्प करने से मना कर दिया और अब किंग आपको ही स्वाति को मनाना ही होगा। मैं भी उसके सामने नहीं जाना चाहती हूँ। अब यहाँ पर इस बात को सुनकर अब अवंतिका यहाँ पर अब रोहित कहता है, इसके लिए आपको रिया को समझाना होगा, मुझे नहीं। और मेरे ख्याल से धनंजय पापा को आपके जिंदा होने का सच पता चल गया है, या मैं यूँ कहूँ कि शायद उन्हें आपके जिंदा होने की स्ट्रोंगली फीलिंग आ रही है। रोहित की इस बात को सुनकर अब यहाँ पर अवंतिका कहती है, वो सब कैसे हुआ? और लेकिन अगर धनंजय को अगर इस बात का थोड़ा सा भी शक हो गया है तो इतना तो अब मुझे पूरी तरीके से पता है कि धनंजय अब मुझे ढूंढ कर ही रहेगा। आप अपने पापा को नहीं जानते हैं। वो जब तक मुझे अब ढूंढ कर नहीं निकाल लेगा तब तक वो बिल्कुल भी चैन से नहीं बैठेगा, क्योंकि अगर किंग आपकी कही हुई बात सच है तो वो बिल्कुल ऐसा ही करेगा। इस बात पर अब रोहित कहता है, वेल इन दिस केस ऑल द बेस्ट। आपके दोनों ही बच्चों के दिमाग में खिचड़ी अब पक चुकी है। अब वो आपको देखना है कि आप उन्हें कैसे संभालेंगी। रोहित की इस बात पर अब अवंतिका कहती है, मेरे दोनों बच्चों को संभालने का काम उनके दोनों बच्चों का है। अवंतिका की इस बात पर अब रोहित कहता है, इसके लिए मुझे मेरे बच्चों को संभालना होगा। मेरी रिया बहुत बड़ी प्रॉब्लम क्रिएट कर रही है, क्योंकि वो हर बार अपनी ब्यूटीफुल लेडी ऐसी बातें करती रहती है। इस बात पर अब अवंतिका कहती है, अपनी शहजादी को अभी आपको ही संभालना चाहिए, अभी कोई और नहीं आने वाला है उसको संभालने के लिए। ये सुनते ही अब रोहित भी कहता है, आप मुझे बताइए कि मुझे स्वाति माँ को क्या समझाना है, क्योंकि आपको स्वाति माँ से जो काम है आप प्लीज़ अब मुझे वो बताइए। इस बात पर अब अवंतिका रोहित को यहाँ पर सारी की सारी बातें बता देती है जो रोहित को वहाँ पर जाकर करनी थी। इधर सब कुछ सुनने के बाद अब रोहित कहता है, वो इंसान अभी तक जिंदा क्यों है? अरे उसे तो सच में अभी तक मर जाना चाहिए था ना। रोहित की इस बात को सुनकर अब अवंतिका रोहित को बूढ़े किंग के डिसीजन के बारे में भी सब कुछ बता देती है कि आखिर उसके नाना जी क्या चाहते हैं। वो ये बता देती है कि आयशा मारवा के मन के अंदर जो डर बैठा हुआ है उसको निकालने के लिए उस शख्स को हमारे यहाँ जिंदा रखना पड़ रहा है। ये सुनने के बाद तो रोहित कहता है, ठीक है, अगर आपको ऐसा ही लगता है तो मैं आप दोनों के साथ हूँ। आप नाना जी से कहिए कि उस इंसान को मेडिकल फ्लोर के वार्ड में शिफ्ट कर दें। मैं स्वाति माँ से बात करके तब तक वहीं पर आता हूँ। रोहित की इस बात पर अवंतिका हाँ में अपने सिर को हिला देती है। तो वहीं इधर रोहित भी स्वाति मल्होत्रा के रूम की तरफ जाने लगता है, क्योंकि यहाँ पर जब किंग और अवंतिका दोनों ने ही अनंता से बात की थी कि वो यहाँ पर इस आदमी को बचाए, उसका ट्रीटमेंट करे, तो अनंता ने इन दोनों को साफ साफ मना कर दिया था, क्योंकि अनंता इस शख्स को बिल्कुल भी नहीं बचाना चाहती थी। लेकिन अब क्योंकि यहाँ पर अनिका थी तो रानी अवंतिका को यही लगा कि अनिका एक अच्छी डॉक्टर है, इसलिए इस काम में वो अनिका की हेल्प लेंगी। लेकिन अब क्योंकि अनिका भी यहाँ से जा चुकी थी, इसलिए अब अवंतिका के पास सिर्फ और सिर्फ अब स्वाति ही एक आखिरी ऑप्शन थी। इधर दूसरी तरफ राजमहल में अपने रूम में धनंजय अब अपनी करवटें बदल रहे थे। उनके दिमाग में बार बार सिर्फ और सिर्फ एक ही बात आ रही थी, आखिर कौन है ये अलेक्जेंडर का बड़ी जिसके साथ आयशा इतनी कंफर्टेबल है। क्योंकि हालांकि धनंजय भी वहां पर उस एडवेंचर में काफ़ी थक चुके थे, लेकिन जो बाद में इनकी बातें हुई कि आयशा भी अपने अलेक्जेंडर के बड़ी के साथ रह रही है, तो वो बात अब उसके दिमाग में कहीं अटक सी गई थी। क्योंकि ये बात पहले भी धनंजय के सामने आई थी और धनंजय को तब भी उसके बड़ी के बारे में सुनकर अच्छा नहीं लग रहा था। वो यहाँ पर ये सब सोच रहा था, तो अभी इधर धनंजय अब अपने बालों को खींचते हुए ही वो अब अपने बेड पर बैठकर कहते हैं, बड़ी ये तो मेरी लाइफ का सच में एकदम से ही सनी बन गया है। अरे मुझे बस इस बड़ी नाम से अब सच कहूँ तो इतनी नफरत हो गई है। क्या करूँ मैं? एक काम करता हूँ, मैं आयशा से खुद ही पूछ लेता हूँ कि आखिर कौन है ये बड़ी। और पहले तो सिर्फ अलेक्जेंडर ही था जो हमेशा बड़ी करता रहता
रहता था, लेकिन अब तो ये रिया और आर्यन, ये दोनों भी अब उसके बड़ी के ही साथ हैं। आखिर कौन कौन है ये बड़ी? एक बार उसके बारे में मुझे पता तो चल जाए, फिर मैं उस बड़ी को ना अच्छा खासा सबक सिखाऊंगा। अरे वो ऐसे कैसे मेरी आयशा के साथ रह सकता है? यहाँ एक तरफ धनंजय का ये हाल था, क्योंकि उसका दिमाग अब पूरी तरह से अलेक्जेंडर के बड़ी को लेकर खराब हो चुका था। धनंजय यहाँ पर पूरी तरह से अब इनसिक्योर फील कर रहा था। तो वहीं दूसरी तरफ स्वाति मल्होत्रा के पैलेस में अपने रूम में सो रहे करण गुलेरिया का हाल भी कुछ ऐसा ही था। उसका सिर तो यहाँ पर थक गया था, लेकिन उनके दिमाग को शांति उसका शरीर थक गया था, लेकिन उनके दिमाग को शांति नहीं मिल रही थी। वो भी यही सोच रहे थे, आखिर कौन होगा बच्चों का बड़ी, जिसके साथ स्वाति भी इतना कंफर्टेबल होकर रह रही है। अरे मुझे तो अब तक लग रहा था कि बस आयशा ही अलेक्जेंडर के बड़ी के साथ रह रही है, क्योंकि धनंजय ने मुझे बताया था, लेकिन अब स्वाति भी वहीं पर है। इस बड़ी ने तो सच में मेरी शादीशुदा जिंदगी की बैंड बजाई हुई है। कौन हो सकता है ये? लेकिन क्या करूं, इसका तो कुछ पता भी नहीं चल रहा। यही सोचकर करण गुलेरिया भी अपने फोन को उठाकर अब उसके पास कोई और ऑप्शन नहीं था, इसलिए वो अब अपने दोस्त धनंजय को ही फोन लगा देते हैं। क्योंकि जो हाल यहाँ पर करण का था, सेम वही हाल धनंजय का भी था। इधर कुछ ही देर के रिंग के बाद जब सामने से हेलो की आवाज आती है, तो अब करण गुलेरिया कहते हैं, देख धनंजय, मेरा दिमाग बहुत ही खराब होता जा रहा है। जब से मुझे ये पता चला है ना कि स्वाति भी अब वहाँ पर बच्चों के बड़ी के पास रह रही हैं, तो मुझे ये समझ में ही नहीं आ रहा है कि आखिर ये बड़ी कौन है। देख, मैं तुझसे आराम से पूछ रहा हूँ, अगर तुझे उस बड़ी के बारे में कुछ भी पता है तो प्लीज मुझे बता दे। मुझे नहीं पता कि तू आयशा वहाँ पर रह रही है, तुझे उससे कोई ऐतराज है या नहीं, लेकिन मुझे बहुत है। मैं बिल्कुल भी ये बर्दाश्त नहीं कर पा रहा, इसलिए मुझे चुपचाप बता दो। इधर करण से बात अब यहाँ पर करण ये कहते हुए आगे कहता है, कसम से बता रहा हूँ, देख तू मुझे सच बता, मेरी आंखों की नींद पूरी तरह से गायब हो गई है। मैं तुझे बता नहीं सकता कि मेरा शरीर उस एडवेंचर से कितना थक चुका है, लेकिन मेरी आंखें तो बंद होने का नाम ही नहीं ले रही। इधर करण की इस बात को सुनकर अब उसे सामने से आवाज आती है, तू मुझसे क्यों पूछ रहा है करण? अरे मुझे क्या पता। एक तो वैसे ही मेरा दिमाग भी कुछ कम खराब नहीं हुआ है, क्योंकि जो हाल तेरा है वही हाल इस तरफ से मेरा भी है। अब यहाँ पर जहाँ एक तरफ करण और धनंजय एक दूसरे से अपने मन की बातों को शेयर कर रहे थे, दोनों का ही सच में यहाँ पर हाल बुरा था। दोनों ही अब बच्चों के बड़ी को लेकर काफी परेशान थे। तो वहीं दूसरी तरफ यहाँ पर पेरिस होटल के बाहर निखिल भूमिका से कहता है, देखो भूमिका, एक इमरजेंसी आ गई है, मुझे इस वक्त कहीं और जाना होगा। निखिल की इस बात पर भूमिका हैरान होकर कहती है, तुम अभी इस वक्त कहाँ पर जा रहे हो निखिल? पहले मुझे बताओ तो। भूमिका की इस बात पर निखिल कहता है, मैं तुम्हें बाद में सब कुछ बता दूंगा, इस वक्त मुझे कहीं और ही जाना होगा, इट्स अर्जेंट। और ये कहते हुए ही निखिल अब यहाँ पर भूमिका के जवाब का भी इंतजार नहीं करता, और वो जल्दी से गाड़ी के दरवाजे को खोलकर अब वो बाहर निकल जाता है। और यहाँ भूमिका अब दूसरी तरफ से अब अपनी गाड़ी के दरवाजे को खोलकर वो बस स्पीड से जाते हुए निखिल को हैरानी से ही देख रही थी, क्योंकि निखिल आखिर इतनी स्पीड से कहाँ जा सकता है कि उसने उसे जवाब भी देना जरूरी नहीं समझा। वो भी यही सोच रही थी। वो अपने मन में कहती है, मुझसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट इस निखिल के लिए और क्या हो सकता है। पहले तो इसके लिए सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट मैं ही होती थी। एक बार यहाँ का काम पूरा खत्म हो जाए, फिर मैं इस निखिल को अच्छी तरह से बताऊंगी। और ये कहते हुए ही भूमिका उस होटल के अंदर चली जाती है। तो इधर दूसरी तरफ इंडिया में गुलेरिया हाउस में अपने रूम में राजलक्ष्मी अभी अपनी पैकिंग करने में ही लगी हुई थी। उसे इस तरह से पैकिंग करता हुआ देखकर मयूर जो कि यहाँ पर रूहान को अपनी गोद में लेकर उसे सुलाने की कोशिश कर रहा था, तभी वो यहाँ पर राजलक्ष्मी को इस तरह से पैकिंग करते हुए देखकर कहता है, क्या बात है राजलक्ष्मी, सब ठीक तो है ना? तुम कहाँ जा रही हो? कोई इमरजेंसी है क्या? मयूर की इस बात पर राजलक्ष्मी कहती है, हाँ मयूर, एक इमरजेंसी आ गई है। तुम दोनों भाभीियों के साथ मिलकर प्लीज दोनों बच्चों को संभाल लेना।
मुझे मुझे अभी जाना होगा। राजलक्ष्मी की इस बात पर अब मयूर कहता है, वो सब तो ठीक है राजलक्ष्मी, लेकिन तुम इतना परेशान क्यों हो रही हो? देखो, अगर कोई बात है तो मुझे सच बताओ, क्या पता मैं तुम्हारी कोई हेल्प कर पाऊँ। मयूर की इस बात पर अब राजलक्ष्मी कहती है, नहीं मयूर, मैं वापिस आकर तुम्हें सब कुछ सच बता दूंगी, चिंता मत करो। और ये कहते हुए ही राजलक्ष्मी अब अपने बैग की जिप को बंद करते हुए ही अब वो उस बैग को बंद करने के बाद उसे लेकर अब अपने रूम से बाहर निकल कर जाने लगती है। तो वही मयूर भी बस राजलक्ष्मी को जाते हुए उसे देखकर उसके पीछे पीछे जाने लगता है। इधर राजलक्ष्मी अब जल्दी से पार्किंग एरिया में जाकर अब वो यहाँ पर एक गाड़ी में अपने सामान को रखकर खुद ही अब गाड़ी को ड्राइव करते हुए अब वहाँ से मयूर को बाय बोलते हुए चली जाती है। तो मयूर भी राजलक्ष्मी की ये हड़बड़ी को देखकर अब अपने मन में कहता है, आखिर राजलक्ष्मी इतनी हड़बड़ी में कहाँ पर गई होगी। उसने मुझे भी बताना जरूरी नहीं समझा, वैसे तो हमेशा वो मुझे बता देती थी। अरे इतने वक्त से इसके साथ हूँ, आज तक तो कभी भी इसके बिहेवियर में ऐसा चेंज मैंने कभी भी नहीं देखा। तो फिर आज अचानक से क्या हो गया है जो आज ये मुझे भी नहीं बता रही। खैर, मुझे उसने कहा है ना कि वो आकर मुझे बता देगी, तो बस मुझे उसके ऊपर इतना विश्वास रखना चाहिए और अब मुझे उसके वापस आने का इंतजार करना चाहिए। यही सोचकर ही मयूर अब फिर से घर के अंदर चला जाता है और अब वो सामने खड़ी श्रेया को देखकर अब मयूर कहता है, क्या बात है श्रेया, सब ठीक तो है ना? मयूर की इस बात पर श्रेया कहती है, हाँ वैसे तो सब ठीक है मयूर, लेकिन ये अचानक से राजलक्ष्मी को क्या हुआ है? वो इतनी हड़बड़ी में कहाँ पर गई है कि उसने एक बार हमारी तरफ भी नहीं देखा। इस बात पर अब मयूर कहता है, पता नहीं श्रेया, मैं खुद शौक में हूँ। उसने कहा है कि वो जब वो वापस आएगी तो वो सब कुछ बता देगी। एनीवे, तुम तो रिलैक्स हो जाओ। इस बात पर अब श्रेया कहती है, हाँ तुम सही कह रहे हो, शायद उसे कोई जरूरी काम ही होगा। एनीवे, वो आकर बता देगी। और ये कहते हुए ही श्रेया अब अपने रूम की तरफ जाने लगती है। तो वहीं श्रेया के जाने के बाद मयूर भी अब अपने रूम की तरफ चला जाता है। तो इधर दूसरी तरफ मल्होत्रा हाउस में अब तक प्रीति भी वहां पर, क्योंकि भाग्यश्री ने उसे वहां पर बुलाया हुआ था, इसलिए प्रीति भी वहां पर आ जाती है। अब प्रीति को वहां पर मल्होत्रा हाउस में देखकर अब क्रिश कहता है, आई एम सॉरी यार, वो मोम ने तुम्हें परेशान कर दिया ना? हाँ बताओ, ये क्या बात हुई? अब मोम के कहने की वजह से अब आपको कुछ दिन यहाँ पर रहना पड़ेगा। क्रिश की इस बात पर प्रीति कहती है, इसमें परेशान होने वाली क्या बात है क्रिश, ये मेरी अनिका दीदी का ननिहाल है। उस रिश्ते से तो ये मेरा भी ननिहाल हुआ ना। तो बस मैं यहाँ पर इसीलिए ही आई हूँ। इसलिए इस हक से अब अंजलि मामी ने मुझे ये रिस्पॉन्सिबिलिटी दी है, तो प्लीज़ अब इस फॉर्मेलिटी की ज़रूरत नहीं है। वैसे मैं नानी माँ को देख कर आती हूँ और वहाँ पर मैं उनकी मेडिसिन को भी देख लूँगी। प्रीति की इस बात पर क्रिस कहता है, ठीक है आप आइए मेरे साथ, मैं लेकर चलता हूँ। इस बात पर अब प्रीति भी हाँ में अपने सिर को हिला देती है और वो अब क्रिस के साथ नानी माँ के रूम की तरफ जाने लगती है। अभी कुछ देर की वॉकिंग डिस्टेंस के बाद क्रिस सबसे पहले अब अपनी दादी माँ के रूम को नॉक करता है। तो अब कुछ ही देर के बाद जैसे ही दरवाज़ा खुला तो सामने अपनी दादी माँ को देखकर अब यहाँ पर क्रिस कहता है, दादी माँ आपको तो पता ही है ना, माँ वाराणसी गई है हमारी फैमिली के लिए प्रे करने। क्रिस की इस बात को सुनकर अब यहाँ पर नानी माँ कहती है, वैसे क्रिस सच कहूँ तो ये मेरा काम था, क्योंकि मैं इस घर की बड़ी हूँ, मुझे इस घर की सुख शांति के लिए मुझे जाना चाहिए था। लेकिन देखो मेरे इस काम को अंजलि कर रही है, लेकिन कोई बात नहीं, वो अपनी और मेरी दोनों की रिस्पॉन्सिबिलिटी को फ़िलहाल के लिए पूरा कर रही है, मैं उसी में खुश हूँ। वैसे सच कहूँ तो मेरा भी बहुत ही मन था वाराणसी जाने का, लेकिन वो क्या है ना कि तेरे पापा ने कहा है कि एक बार श्वेता की डिलीवरी अच्छी तरीके से हो जाए फिर हम सभी ही वाराणसी जाएंगे, क्योंकि तुम्हारे पापा का भी मन है। वैसे प्रीति बेटा आओ मेरे पास आकर बैठो। नानी माँ की इस बात पर प्रीति अब उनके पास आती है और उनके पास बैठ जाती है। तो उन्हें देखकर अब क्रिस कहता है, वेल आप दोनों एक दूसरे से बातें कीजिए, तब तक मैं कॉफ़ी भिजवाता हूँ।
क्रिस की इस बात पर अब नानी माँ कहती है, नालायक तू सिर्फ कॉफ़ी ही भिजवाएगा, कुछ स्नैक्स भी भिजवा देना। इस बात पर अब क्रिस कहता है, जी दादी माँ मैं समझ गया। और ये कहते हुए ही क्रिस अब वहाँ से चला जाता है। और उसके जाने के बाद अब प्रीति यहाँ पर नानी माँ के साथ बातें करने लगती है। तो इधर दूसरी तरफ यहाँ पर पेरिस में आने के बाद अनिका बार बार अपनी वॉच को ही देखे जा रही थी, मानो वो किसी चीज का इंतजार कर रही हो। वो अब अपने मन में ही सोच रही थी कि उम्मीद करती हूँ कि वहाँ पर सब कुछ ठीक होगा। अनिका यहाँ पर अपने ही सोच में थी कि तभी उसके कानों में एक गाड़ी के हॉर्न के बजने की आवाज आती है। उस हॉर्न की आवाज सुनते ही अनिका समझ जाती है कि वो बिना पीछे मुड़े ही अब वो कहती है, काफी वक्त लगा दिया आपने, मैं काफी वक्त से आपका यहाँ पर इंतजार कर रही थी। अनिका की इस बात पर अब उसे आवाज आती है, क्या बात है, बिना पीछे मुड़े ही तुम समझ गई कि कौन आया है। अब उस शख्स की इस बात पर अनिका कहती है, मुझे अच्छी तरह से पता है कि आप कौन हैं, वैसे मैंने आपसे कुछ मंगवाया था, क्या आप वो उसे लेकर आए हैं। अनिका की इस बात पर अब वो शख्स कहता है, एक बार पीछे मुड़कर तो देखिए, मेरे हाथ में ही है। ये सुनते ही अनिका जब अपने पीछे मुड़कर देखती है तो उसके चेहरे पर उसे देखने के बाद एक स्माइल आ जाती है और वो अब कहती है, रेखा मौसी, किसी को आपके ऊपर शक तो नहीं हुआ ना, क्योंकि यहाँ पर अनिका के पास जो शख्स था वो कोई और नहीं बल्कि रेखा मूर्ति ही थी। अनिका की इस बात पर रेखा मूर्ति कहती है, अब बेटा अनिका, तुम्हारे इस फोन पर कॉल आ रहा था, सच कहूँ तो सुबह से ही आ रहा था। इस बात पर अब अनिका कहती है, मौसी, अगर ऐसी कोई भी बात थी तो आप मुझे फ्लावर आइलैंड पर सुबह ही क्यों नहीं बताया। आप मुझे तभी भी तो बता सकती थी ना, आपको अंदाजा भी नहीं है कि क्या तूफान आया है। अगर आप मुझे तभी बता देती तो मेरे लिए और भी थोड़ा सा इजी हो जाता वहाँ की सिचुएशन को कंट्रोल करना। मैं आपको बता भी नहीं सकती मुझे कितनी टेंशन हो रही है अब। अनिका की इस बात पर अब रेखा मूर्ति कहती है, अनिका, मैं सच कहूँ तो बेटा मैं बताना चाहती थी, मेरा कई बार मन हुआ कि मैं आपको बता दूं कि उस फोन पर बार बार नोटिफिकेशन आ रहे हैं, लेकिन तुम ही बताओ कि मैं तुम्हें कैसे कुछ भी बता सकती थी। मैं कब बताती, वहाँ पे जो भी कुछ था वो तो तुम्हें भी पता है ना, क्योंकि वहाँ पर पूरी की पूरी हमारी फैमिली थी। और इस फोन वाली बात ये तो काफ़ी कॉन्फिडेंशियल है। रेखा मूर्ति की ये बात सुनते ही अब अनिका रेखा मूर्ति के हाथ से अब अपने कुछ इम्पोर्टेंट स्टफ को लेती और कहती है, थैंक यू मौसी, और हाँ एक बात और, जब तक मैं ना कहूँ तब तक आप लंदन नहीं जाएंगी, तब तक आप यहीं पेरिस में ही रहेंगी। आप सभी के साथ माँ के पैलेस में चली जाइए, वहाँ पर आप सेफ रहेंगी, क्योंकि माँ के पैलेस में वहाँ पर सभी हैं, पापा, राजीव अंकल, अंजलि, मामी, वो सब उधर ही हैं। ये सुनते ही अब रेखा मूर्ति कहती है, वो तो मुझे पता है अनिका, लेकिन अनिका, अब यहाँ पर रेखा मूर्ति उन्हें कुछ कहना चाहती थी, उन्होंने इतना ही कहा था कि तभी अनिका उनकी बात को बीच में ही काटते हुए कहती है, मौसी, मैं भी आपको कुछ भी नहीं समझा सकती हूँ, क्योंकि देखिए अभी मेरे पास बिल्कुल भी समय नहीं है, मुझे अभी के अभी यहाँ से जाना होगा, लेकिन आप सभी मेरी हेल्प कीजिए, क्योंकि अगर आप सही सलामत रहेंगे तो कसम से इसी में मेरी सबसे बड़ी हेल्प हो जाएगी। इसलिए खुद को प्रोटेक्टिव रखकर आप सब मेरी हेल्प कर सकते हैं, ताकि मैं अपने काम पर अपने इस मिशन पर पूरा फोकस रख सकूं, क्योंकि अगर आप सब सुरक्षित रहेंगे तो मैं अपना काम अपनी पूरी लगन के साथ कर पाऊंगी। अनिका की इस बात पर रेखा मूर्ति कहती है, ठीक है अनिका, तुम चिंता मत करो, मैं सब कुछ संभाल लूँगी, और जब तक तुम नहीं कहोगी मैं लंदन वापस नहीं जाऊँगी। और ये कहते हुए ही रेखा मूर्ति भी यहाँ पर अनिका को हक कर लेती है। इधर अनिका भी यहाँ पर रेखा मूर्ति को हक करती है, क्योंकि अनिका को अब यहाँ से निकलना था, तो इसलिए अब उसे हक करने के बाद यहाँ पर रेखा मूर्ति भी वापस अपनी गाड़ी में बैठ जाती और वहाँ से जाने लगती है। इधर रेखा मूर्ति के जाने के बाद अब अनिका अपने मन में कहती है, आखिर इतना वक्त क्यों लग रहा है उसे यहाँ।
आने में। अनिका इधर अपनी ही सोच में थी कि तभी उसे सामने से दौड़कर आता हुआ एक शख्स नजर आता है। उस शख्स को देखकर तो अब अनिका के चेहरे पर एक स्माइल आ जाती है और वो अब अपने तेज कदमों से अब उस शख्स के पास जाकर कहती है, कितना वक्त लगा दिया तुमने, अब जल्दी से चलो, हमारे पास बिल्कुल भी वक्त नहीं है। अनिका की इस बात पर वो शख्स अब अनिका के पास आकर कहता है, वैसे मैंने आपको यहाँ पर एक्सपेक्ट नहीं किया था। उस शख्स की इस बात पर अनिका के चेहरे पर एक स्माइल आ जाती है और अब अनिका कहती है, ऐसी ऐसी बहुत सी चीज़ें हैं लाइफ में जो हमें हर वक्त शौक देती ही हैं, तो ये कोई अलग बात नहीं है, वैसे जल्दी से चलें। इस बात पर वो शख्स भी हाँ में अपने सिर को हिला देता है और वो दोनों ही अब वहाँ से निकल जाते हैं। तो इधर दूसरी तरफ राजमहल के बाहर अभी यहाँ पर एक बड़ी सी गाड़ी आकर रुकती है। उस गाड़ी का ड्राइवर यहाँ पर हॉर्न बजा रहा था। इधर उस ड्राइवर को ऐसे करता हुआ देखकर, उस हॉर्न की आवाज़ को सुनकर अब एक सिक्योरिटी गार्ड अब अपनी जगह से उठता और उस गाड़ी के पास आकर अब ड्राइवर की तरफ देखता है। तो अब यहाँ पर जैसे ही सिक्योरिटी गार्ड ने उधर देखा तो वो ड्राइवर भी अब यहाँ पर उस विंडो के गिलास को नीचे कर देता है और इधर यहाँ पर अब ये सिक्योरिटी गार्ड कहता है, जी कहिए कौन है आप। सिक्योरिटी गार्ड की इस बात पर अब वो ड्राइवर कहता है, बड़ी रानी से कहिए कि वी आर राजमाता आ चुकी हैं, इसलिए उनके स्वागत की पूरी तैयारी की जाए, क्योंकि उनके स्वागत में किसी भी तरह की कोई भी कमी नहीं होनी चाहिए।